मैं नाम भी नहीं लेता किसी का, जिसने लूटा हुआ है, सब कुछ यहीं रह जाना है। आपके अमल जो हैं ये हिसाब अगले जहान, बीइंग ए मुस्लिम हमारे बिलीव्स हैं कि हमें आगे जाके हिसाब देना, और बल्कि सबका किसी भी रिलीजन में ये है कोई बुराई की तलकीन नहीं है। जितने मर्जी बड़े बड़े ख्वाब देखो, डिग्रियां भी लो, सारी दुनिया से डिग्रियां लेके आओ, लेकिन उन मास्टर्स के करने के बाद आप अपनी उस स्किल को अपनी ज़मीन पे आके इस्तेमाल करो। आप यकीन कर लो, आपकी स्किल पॉजिटिव और आपके वर्क और सारा कुछ होगा तो आपको इकोनॉमिकल अल्लाह मियाँ इस ज़मीन पे भी वो सारा कुछ इंसेंटिव दे देगा जिनकी तवक्को आप रखते हो कि मुझे अब्रॉड में मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा एक इंटरव्यू देखता हूँ डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का, डॉक्टर कदीर ख़ान का। डॉक्टर कदीर ख़ान साहब का एक इंटरव्यू है जो उन्होंने फुटपाथ पर बैठ के दिया था, और उन्होंने कहा कि मैंने कौम पर एहसान करके बहुत बड़ी गलती की। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जब भी हम मेहनत करते हैं, आगाही देते हैं, चीज़ें करते हैं, तो शायद वो इंटरव्यू हम सब में से किसी ना किसी को दोहराना पड़ेगा, दोबारा होगा वही। मेरे साथ नेशनल इंटरनेशनल बहुत बड़े स्टार मौजूद हैं, बेशबहा खिदमात हैं कौम के लिए, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, राशिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप बड़ा बोल्ड बोलते हैं। अरे 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 पहले तो सबसे पहले इट्स ए प्लेजर फॉर मी कि आज एक ऐसे यंग मैन से मैं बात कर रहा हूँ जो लफ्ज़ों की हुर्मत से भी आशना और उसको लफ्ज़ों का हुनर भी आता है। वरना मेरा मुल्क जो है इस वक्त उर्दू बाज़ार के दानश्वरों से भरा हुआ है। जो हमारी इक़दार, जो हमारी ग्रूमिंग थी, उससे ज़्यादा हम गूगल अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आए भी, और उससे, लेकिन वो गूगल का ये है कि वो कम से कम जो बता रहा है वो फिज़िकल इम्प्लीमेंट्स भी होती हैं। तो बेटा रब के यहाँ अभी तो जाना है ना कि सब कुछ यहीं रह जाना, ना मेरे अम्मा बाबा लेके ना मैं लेके जाऊँगा। तो एक जो हमारे दीन ने, जो हमारे उस रिलीजन ने, या जो हमारे बड़ों ने हमारी ग्रूमिंग हमें सिखाया, तो हमें तो उस तरह रहना है, उस तरह रहना है। सर उर्दू तो हमारे खून में उतारी जाती है। मेरे साथी थे आसी करनाली साहब और हफीज़ुर रहमान साहब, और मैं फिर बानो कुदसिया, इशफाक अहमद। मैं जब नाम लूँगा तो आपके कानों से धुआं निकल जाएगा, तो मैं जब नाम लूँगा तो वो साथी रहे। तो मुझे ये बताएं कि इतना जो अदब से लगाओ, आई थिंक नो अदाकार इज़ अदाकार, चाहे वो स्टेज पे जूते ही मारता हो, जब तक उसके अंदर से अदब और शऊर नहीं गुजरा। इवन हमारा जो अब स्टेज जो मौजूदा बदहाली का शिकार है, जब तक अदब नहीं गुजरेगा, तहजीब नहीं गुजरेगी, भी चलेगी ऐसे ही। हाँ, लेकिन वो अदाकार भी नहीं होगा ना, वो अदाकार नहीं होगा। उसको आप कोई भी और नाम दे दें, लेकिन वो अदाकार नहीं होगा। आप कैसे देखते हैं उर्दू के इर्तका को, या अब इर्तका को जवाल का नाम अगर दे दें तो कैसे देखते हैं? मैं अपने ही से इस किस्से को शुरू करता हूँ। नाउ आई एम 70+। इस 4 जून को मेरा 74वां उम्र का साल शुरू हो जाएगा। मेरी फिज़ीक, मुझे क्या क्या कुछ होता है, लेकिन मैं फिर ऐसा हरा भरा अल्लाह मियाँ कर देता और मैं अपने काम पे निकल पड़ता। जब वो फाइनल शॉट वो अरेंज होना है ना, जो सम अप वाला, तो उसमें बीमारी की भी ज़रूरत नहीं, वो आपने उस लम्हे पे चले जाना। मेरा डियर, मैं 10 बरस भी मेरी उम्र नहीं थी। एक तो मैं, आपने अदब और उसकी बात की, एक तो मैं नाजिश काश्मीरी का बेटा हूँ। ये वो अमृतसरियों का टोला जिसमें मंटो साहब का भी नाम है। उसमें जितने जितने प्रोग्रेसिव राइटर्स जो हैं, सारे के सारे ये अमृतसरियों का एक टोला था। और मेरे वालिद जब तक हयात रहे, हमारे घर में एक बैठक थी उनकी, जिस पे डेली ये सारे के सारे लोग आया करते थे। मैं बिल्कुल छोटा सा था, लेकिन मैं हमेशा से बुज़ुर्ग हूँ। मेरी उम्र 10 बरस भी नहीं थी, तो तब भी मैं बुज़ुर्ग, मैं फील करता था कि यार ये जो लोग हमारे, मेरे अब्बा के ये सारे मिलने वाले आते, बहुत बहुत बड़े नाम उसमें, लिटरेरी लेजेंड्स जो अपने, अब मोस्टली तो उनमें अल्लाह मियाँ के पास ही चले गए हुए। तो मेरे मोहल्ले में जो होता था, तो मैं देखता था लोगों के लिए, वो आज वो हमीद साहब आए हुए, आज अहमद राई साहब आए हुए, आज फलां आए हुए, आज तो मैं समझता था कि यार ये कुछ एक्सक्लूसिव, ये कुछ ख़ास चीज़ें हैं। तो मैं चूँकि एक स्किल जो मेरे अंदर, ये राज है एक हर ह्यूमन बीइंग को, जिसको रब ने इस ज़मीन पे उतारा, उन सब के कंटेंट्स तो सारी दुनिया में कहीं भी कोई उतारा गया एक ही जैसे, लेकिन एक राज है सब के अंदर जो रब दे के भेजता है, उसको मैं स्किल का नाम दे लेता हूँ।
उसे डिस्कवर आपने खुद करना होता। ना तो अम्मा पापा बताएंगे, ना मेरी यूनिवर्सिटी, ना कॉलेज, ना मेरा हल, कोई नहीं बताएगा। आप उसकी डिस्कवरी आपके अंदर खुद होती है। और जो अपने उस स्किल और उस राज को डिस्कवर कर लेता है अपने अंदर, वो फिर ज़िंदगी में भटकता नहीं है। वो एक सिनेरियो बना के निकलता है कि मैं ये कर सकता हूँ। फिर वो ये भी बॉदर नहीं करता कि इसमें देर लगेगी, सवेर लगेगी, ऑन फुट मुझे ये करना है, और अल्टीमेटली वो कर लेता है। मुझे जब ये फील, उसमें रेडियो के भी लोग आया करते थे, बहुत बहुत बड़े नाम थे उस दौर के। ये मैं 60s की बात कर रहा हूँ। मैं रेडियो पे चला गया, किसी को नहीं बताया, साइकिल ली, रेडियो पाकिस्तान, ये जो अब है लाहौर वाला, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये जो अयूब खान साहब ने 65 में इसका इफ्तिताह किया था। ये एक शिमला पहाड़ी गवर्नर हाउस की बैग पे एक घर में छोटा सा रेडियो पाकिस्तान लाहौर हुआ करता था, एक घर में था। अफजल या अफजाल साहब उनका नाम था, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं। तो मैं गया, मैंने कहा हाँ जी, मैंने कहा जी मैं रेडियो पे काम करना। कहते बेटा उसकी ऑडिशन होती है। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा जी फलां दिन है। मैं गया, ड्रामे का उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया, मैंने ऑडिशन दी और मैं अप्रूव हो गया उसमें। तो ये सफ़र जो है, मैं घोंसले से गिरा ही इसी में, और फिर मैं इसी में रहा। रेडियो में जब मैं गया तो सूफी तबस्सुम, नासिर काज़मी, जिसके आज की यूथ को सारे शेर ज़ुबानी याद, मैंने बरस उनके साथ, मैं चूँकि उम्र में छोटा था तो मुझे, वो राशिद जा वो बाहर से वो पान ले गए, तो मैं पान भी ले आया करता था। मिर्ज़ा से बहुत बहुत बड़े नाम, मुस्तफ़ा अली हमदानी साहब, अखलाक अहमद देहलवी साहब, मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब, अज़ीज़ुर रहमान साहब। और ये वो दौर है जब ड्रामे में भी मोहनी हमीद, ये कमल नसीर की, मैं अम्मा की बात करूँ, मैंने सारी ज़िंदगी उनके साथ ड्रामों में काम किया और मैं लीड किया करता था। तो मेरी सराउंडिंग में जो मुआफ़क़त, एक आपको जब ये एक क्रिज़्मा होता कि यार मुझे सीखना है कुछ, मुझे कुछ करना है, तो मैं उन पर नज़र रखूँगा ना, जो लेजेंड्स सराउंडिंग में उस वक्त होते हैं। तो मैं अपने सारी ज़िंदगी अपने इन बड़ों को सुना है, और जो सुनता है अपने उस टारगेट में। और फिर उर्दू कोई मजाल नहीं थी, मेरी मादरी ज़बान पंजाबी है, इस कदर पक्की पंजाबी में बोलता हूँ। मैं कमर्शियल वॉइस भी रहा हूँ, मैं सारी ज़बानें बोल लेता था, तो वो भी चलता रहा। तो मेरी मुआफ़क़त मेरी सराउंडिंग में, मेरे इस टोटल सफ़र में रही। ऑडियोग्राफी की जितनी असनाफ़ है, कमर्शियल हो, नरेशन हो, कमेंट्री हो, ड्रामा, सब पे मेरे अल्लाह ने मुझे बड़ी डिग्निटी और वक़ार से पजीराई दी। इस मुल्क के अस्करी इदारों ने जितनी उनकी आज तक जवानों की ट्रेनिंग फिल्म बनी है, वो सारी ऑडियोग्राफी मेरी है उसमें। फिर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जो फिल्म बनती थी उसमें भी बेच हुआ। फिर पाकिस्तान टेलीविज़न के 70 शहरों के प्रोग्राम हैं जिनको मैंने होस्ट भी किया, उनकी बायोग्राफी, और उसमें कुछ कैरेक्टर्स भी उसके हवाले, मैं वो भी खुद करता था। टीवी का जो ड्रामे में जो मेरा आना हुआ, वो कोई ऐसा प्लान नहीं था। रेडियो के उस दौर के दौरान फिर मैंने स्टेज, हमारा सचमुच का ड्रामा होता था जिसमें असली वाले लोग होते थे, तो वो तब भी वो किया। तो आहिस्ता आहिस्ता अभी इस लम्हा मौजूद तक भी मैं ज़िंदगी में सीखने के प्रोसेस में हूँ। टेलीविज़न पे काम किया, फिल्म पे काम किया, हर मीडियम पे काम किया, और डिग्निटी वक़ार से एक सफ़र है जो चलता चला जा रहा है। अच्छा, आज भी आप यही कहते हैं कि काम सीख रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ 20 साल का नौजवान ये कहता है कि आई डू नॉट वांट टू लिसन यू, मैं खुद कर लूँगा सारा कुछ। तो कैसे देखते हैं अब ये जो नौजवानों के अंदर एग्रेशन, नौजवानों के पता क्या है, वो थोड़ा सा ओवरडू एटीट्यूड में है, तेज़ी है, एक अनडू तेज़ी है। तेज़ी जबिल्लत है बंदे की। आप जब कोई अपना इरादा लेके निकलते हो ज़िंदगी में करने का, तो उसमें तेज़ी जो है वो एक रिक्वायर होती है, वो पेशेंस चाहिए होता है कि यार मैं इसको जल्दी करूँ। लेकिन जब आप एक अनड्यू तेज़ी रखते हो ना, तो फिर कहीं ना कहीं हाँप के गिर पड़ते हो, आपको पता भी नहीं है। एक इनविजिबल भीड़, आप उसी टारगेट पे, आप अकेले तो नहीं निकले हुए, लाखों लोग होंगे जो आपको दिख नहीं रहे, वो भी उसी, तो वो फिर आपको कुचल के गुजर चलते जा रहे हैं और आपको एहसास भी नहीं हो रहा। मेरी उन बच्चों से, ये जो अनड्यू आज की यूथ है, उनसे एक गुजारिश है कि भी वो तेज़ रफ्तारी रखो, लेकिन उसमें एक हुस्न रफ्तार भी रखो, हुस्न डिजिटल इन्फ्लुएंस को कैसे रफ्तार भी देखते हैं? रखो। जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे अनड्यू, मैं बड़ा खुश हुआ था जब ये ऑप्शन आई ना कि चलो यार, जिन बच्चों को ये गिले हैं कि हमें स्किल है और हमें मौका नहीं मिल रहा, तो ये एक ऑप्शन आई जो है। कपड़े उतरते जा रहे हैं उसका क्या? उसमें ये नहीं, ये कुछ भी नहीं हो, ये गिमिक्स है, इसका उनको कोई फ़ायदा नहीं।
भी पैसे वैसे कुछ इकट्ठे कर लोगे तुम, कितनी देर? एक दिन आएगा जब वो स्टक हो जाएगा सारे का सारा कुछ। बेहूदगियों का भी एक लेवल और एक हद होती है ना, उसके बाद वो आपको कुछ देख। ओवरऑल कौम में बदतहजीबी आ गई, गालियां देते हैं। हमने असल में हमने पता क्या है, आपके दौर में भी ऐसे था कि बस गालियां देते थे? नहीं ऐसा रत्ती भर नहीं। सलामती के इदारे हैं गालियां दो, पॉलिटिशियन हैं गालियां दो, उस्ताद हैं गालियां दो, उम्र का लिहाज ना रखो, यही दौर देख के असल में पता क्या है, ख्वाब है, ख्वाब दुनिया में सबसे ज्यादा बिकते हैं और उसमें देखने पे पाबंदी भी कोई नहीं। अल्लाह मियां ने जब हजरत आदम को जन्नत से जमीन पे भेजा था, वाह, कोई रिलीजन विजन का चक्कर तो तभी था ही ना कोई भी। ऐसे ही है। एक ह्यूमन बीइंग को जन्नत से जमीन पे भेज दिया, तो सो मेरे रब ने, उस मालिक ने, उस कादर मुतलक ने एक पहले ह्यूमन बीइंग पे ये फिजिकल इम्प्लीमेंट्स कर दी कि है ह्यूमन बीइंग, तेरे एक्ट का रिएक्ट मिलेगा। हमारा एक्ट पॉजिटिव नहीं रहा, अनड्यू तेजियां हो गई, हम फलांग के शॉर्टकट्स ढूंढते, इधर से इधर करते, और पैसे की वो जो इकोनॉमिकल इंसेंटिव, वो एक दौड़ उसने बर्बाद करके रख दिया हमें। आप एक दौर से आए जहां एकदम तरक्की या कामयाबी या रातों रात वायरल होना नहीं था। अब डिजिटल मीडिया का दौर है, नौजवान लड़के हैं या लड़कियां, टैलेंट एक सेकेंडरी चीज हो चुकी है, अब कुछ भी करके वायरल होना है। इसलिए आपको टिकटॉक पे जबान निकाल के, बाल बड़े करके ये भी नजर आता है, लड़कियां कपड़े उतारती भी नजर आती हैं, इंस्टाग्राम पे एक चीज़ शुरू होती है फैशन व्लॉगिंग से, और वो फिर मालदीव और बिकनी के बीचेस, बिकनी तक जाती है, और ये सब कुछ हो रहा है, कपड़े उतरते जा रहे हैं। और जो लड़के हैं वो हर तरह की, इवन देर आर मैनी क्लियर रिपोर्ट्स के टिकटॉक पे जान की अपनी नाजेबा वीडियोस भी लीक कर दी गई ताकि उनको वायरलिटी मिल जाए। अब मुझे ये बताएं, जो आज के स्टार्स हैं, मतलब ये इनको अब आपको आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि उन लोगों को, अच्छा अब किसी ने शैम्पू बेचना है, साबुन बेचना है या कुछ भी बेचना है, तो सो कॉल्ड इंस्टा पे एक चीज़ है, इन्फ्लुएंसर है, मतलब वो वाले PR ब्लॉगर्स हैं, PR कोलैब कर लें, ठीक है। तो उस सूरत में उनको चार चीज़ें मैं देखता हूँ, वो साबुन बर्तन धोने वाला देख के भी लोग नाचते नज़र आ रहे होते हैं, चीज़ें एक कोलैबोरेशन है। अब ट्रस्ट मी, मैं ये बात ऑन कैमरा बड़ी दफ़ा ये बात बता चुका हूँ कि ताहाल अभी तक अल्लाह का करम ऐसा है कि कभी भी हमने ना किसी से, कितने लाखों रुपया लेके लोग स्पॉन्सर्स आए, मैंने कहा जिस दिन हमने पैसे पकड़ लिए उस दिन आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म। दैट्स द पॉइंट। फैक्ट्स बिलीवर नहीं है भाई। सर दूसरा था ना, ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब गिमिक्स, पैसा कब्र में ले जाओ, कहाँ ले जाओगे सारा कुछ? जिन्होंने लूटा हुआ वो यहीं रह जाना, कोई भी हो, मैं नाम भी नहीं लेता किसी का, जिसने लूटा हुआ है सब कुछ यहीं रह जाना है। आपके अमल जो हैं ये हिसाब अगले जहान, बीइंग ए मुस्लिम हमारे बिलीव्स हैं कि हमें आगे जाके हिसाब देना, और बल्कि सबका किसी भी रिलीजन में ये है, कोई बुराई की तलकीन नहीं है। आप ख्वाब देख रहे हो यार, आपने वो एक्ट ही नहीं किया और ये तवक्को किए बैठे कि मेरी मर्जी का रिएक्ट मिलेगा। नो, आपके पॉजिटिव एक्ट पे आपको रिएक्ट जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। ये गिमिक्स है, सर्वाइवल गिमिक्स है, ख्वाब है, ऐसे अनड्यू है सारे का सारा, ये बेहूदगियाँ हैं। मैं इसके बिल्कुल इसके हक में नहीं, और मैं उन बच्चों को जो ये सारा कुछ कर रहे हैं कि यार तुम पैसे तो इकट्ठे कर लोगे, फिर कहाँ ले जा। मैंने कई टिकटॉकर्स और कई ऐसे सोशल मीडिया के लोगों के जो समा पर आखिरी उनके देखिए क्या क्या उनके रिजल्ट्स निकले और क्या क्या किस किस हाल में वो दिखे लोगों ने, ऐसे ही। अच्छा सर, दूसरी तरफ आता हूँ, एक तो चलें ये ज़माना समझ आता है कि रातों रात वायरलिटी के लिए जो कुछ हो रहा है, मतलब मैं तो इतना ज़्यादा गंद देख रहा हूँ, इवन बाज़ जब हम किसी कंट्रोवर्सी में आते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि हम कहते हैं यार हमारा मुआशरा पाताल की बिल्कुल आखिरी लिमिट पे जा चुका है, बड़ों का अदब नहीं रहा, छोटों का अदब नहीं रहा, गालियाँ, इन्हें मरना भूल गया। हमारी नौजवान नस्ल को मैं बरमला और कैबरा कह रहा हूँ कि हमें मरना भूल गया। अच्छा ये समझते हैं जवानी में भी नहीं मर सकता, पता जवानी में मर सकता है, तो हमें मरना भूल गया। अब मुझे ये बताएं कि आपको 4 बार दिल का दौरा पड़ा, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, 2 बार फॉलेज का अटैक हुआ, अल्लाह ने फिर बचाया। आप ज़िंदगी को कैसे देखते हैं, और नौजवान नस्ल को क्या कहेंगे कि ज़िंदगी का असल जब उस हालत से आप गुजरे, ज़ाहिर है बंदे को सामने नज़र आ रहा होता है आई एम गोइंग, तो उस कैफियत में आपका इन्हीं नौजवानों के लिए क्या मैसेज है? मैं उन बच्चों से कहूँगा कि लाइफ इज़ सिंपली टेक वन, देयर इज नो टेक टू, सो बी केयरफुल। अरे यार ख्वाब देखने पे पाबंदी नहीं है कि तुम अपने तौर पे
एक चीज़ अपनी हार्ड डिस्क दिमाग में क्रिएट कर दी, ये मैं ये कर रहा हूँ तो ये हो, वो नहीं होगा यार। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। हमने अपने बड़ों को, अपने घर के बड़ों को सुनना छोड़ दिया। हमने जहाँ पढ़ने जाते हैं, फिर एक और भी अलमिया है ना बेटा कि हमारे कॉलेजेस में प्रोफेसर और टीचर्स भी तो अब तो नौजवान हैं। अब जो टीचर मालब्रो का सिगरेट अपने स्टूडेंट से मांग के पी रहा है, वो क्या सिखाएगा उसे? मैं स्कूल के ज़माने में आरिफ अब्दुल मतीन से मैंने साइंस पढ़ी हुई, अभी वो कॉलेजेस वगैरह में नहीं गए थे। अच्छा, इस चीज़ को आप इनकरेज करते हैं स्टूडेंट टीचर्स में, इस तरह के पर्सनल रिलेशंस कॉलेज यूनिवर्सिटियों में, इवन अफेयर्स तक चल जाते हैं? नहीं, ये मोहब्बतें हो जाती हैं। अरे बाप है तुम, उस कहते हैं कि जो आपका कॉमन टीचर है होता है हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में। हाँ है ना, ये सारी बातें ही हमारे हम, हरासमेंट भी कॉमन है और एक नहीं बेशुमार इसकी मिसालें मौजूद हैं जो हमारे ये जो हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में आजकल, क्योंकि मोबाइल है ना, पहले तो आपके दौर में नहीं कुछ भी नहीं था, पर्दगी का बड़ा कॉन्सेप्ट था, लड़का लड़की का इतना कॉमन इंटरेक्शन। अब तो लिविंग रिलेशनशिप्स हैं, अब तो रह रहे हैं, शादी से पहले रहना शुरू कर देते हैं। तो इवन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में लड़के लड़कियां हॉस्टल छोड़ के बाहर रह रहे हैं, फ्लैटों में। बहुत सारे केसेस ऐसे, हर कोई नहीं कर रहा भाई ये, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन उनको देख के अगर उस पे नहीं लगे हुए तो फोनों पे लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसको ये सेक्सटिंग, सेक्स चैटिंग और इस किस्म के नाम देते हैं, वो सब कुछ हो रहा है, रोमांस हो रहा है, लिविंग। मतलब इवन अगर क्लास में किसी लड़की का लड़के के साथ या लड़के का लड़की के, भाई तेरी बच्ची कहाँ है, ये चीजें नहीं हो रही, तो आप मुआशरे में इस सबको कैसे देख रहे हैं? क्या ये आपके दौर में था? नहीं, रत्ती भर नहीं था हमारे, हम बड़ा अदब। तो इसका मुआशरे पे इम्पैक्ट कैसे देख रहे हैं? इसके आफ्टर इफेक्ट जो हैं वो कुछ तो हमें दिख रहे हैं इस वक्त, और कुछ मज़ीद दिखेंगे, बर्बादियां और होंगी। देखें, हम ये जो कुछ कर, हमारी बड़ों का भी एक अलमिया में, हम सिर्फ बच्चों को ही जिम्मेदार नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा कसूरवार है। आपने अपने बोझ इस कदर बढ़ा लिए हुए इकोनॉमिकल दौड़ में कि आपके पास अपने घर के बच्चों को देने के लिए वक्त ही नहीं। आपने उनको करोड़ रुपए की गाड़ी भी ले दी है, बेहतरीन जो यूनिवर्सिटी उसमें भी दाखिल करा दिया, लाखों रुपए आप उसके भर रहे, लेकिन आपके, और बच्चा जो आता है अपने घर में आता तो वो भी इंडिपेंडेंट है, वो आपसे, क्योंकि जब आप घर में आते हो वो सोया होगा, आप जागे हो तो वो निकल गया, वो उससे पहले ही। एक एफिलेशन रिक्वायर, पेरेंट्स जो है उनको आप सोने का चम्मच में खिलाओ, उसको पिलाओ, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को वक्त नहीं देते, ये सबसे बड़ा अलमिया है। हमने अपने बच्चों को, और फिर उसमें यही है, पहले तो होता था कि अब्बा बिजी है, अब तो अम्मा भी बिजी है, 26 आउटलेट उन्होंने खोले हुए उस पैसे के लिए। किसी ने कोई सैलून खोला हुआ, किसी ने। खातून का वैसे साथ देना मर्द का तो अच्छी चीज़ है, लेकिन बच्चे इग्नोर हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, बहुत दोनों तरफ से हो रहे हैं। दो हम अपने बच्चों को अगर वक्त ही नहीं, देखिए एक बेटा एक ह्यूमन साइकी है, बच्चे के पास सराउंडिंग में हर चीज़ आपने दे रखी है उसको लेविश तरीके से, लेकिन उसकी नेचर जो खुदा की कुदरत है उसमें बच्चा जो है उसको अपने पेरेंट्स की एक एफिलेशन रिक्वायर है। एक ह्यूमन साइकी है, इंसान की जबिलत में होता है कि यार मेरा अब्बा हर चीज़ है, लेकिन मैं ना उनके पास बैठता हूँ ना, अल्टीमेटली वो बदतमीज हो जाएगा, बदतमीज भी, और एक लोनलीनेस उसके अंदर, ना चाहते हुए भी, ना दानिशगी में वो उसके अंदर फूट, फिर वो इस तरह की मुख्तलिफ मजालिस अपनी जहाँ पढ़ता है वहाँ अपने हल्का अहबाब में उसमें ढूंढता है, अल्टीमेटली उसमें सब इब्ने मरियम तो होते नहीं, सराउंडिंग में बेशुमार आजकल लोग, तो बहुत ही ज़्यादा काम खराब है। तो वो फिर उसमें यह है कि वो ना चाहते हुए भी किसी ना किसी एडिक्शन में, जो हमारे यहाँ ये यूनिवर्सिटीज और क्यों हुआ, कैसे हो गया, वो जो अफोर्ड करता उसने शुरू में उन्होंने उसको ऐसे ही कंपनी चेक किया, उसके बाद वो उसमें ऐसे चले। तो ये खराबियों की वजह जो है इसमें हम बाज़ दफ़ा सिर्फ सारा अरे नहीं, हमारे पेरेंट्स को अपने बच्चों को वक्त देना, उन पर नज़र रखनी। यार ये जो सारी फैसिलिटीज़ मैंने इसको दे रखी, ये बैठता कहाँ, उठता कहाँ से आता है, इसका हल्का, जो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं हम उसको देख सके, ये खरे सच है जिनसे हम आंखें बंद की हुई हैं हमने। आपको जब आपको ये सारा हेल्थ के इश्यूज हुए, 4 बार दिल का दौरा पड़ा, 2 बार आपको फॉलिज सीवीए का अटैक हुआ, आपको कोई पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से चेक भी भिजवाया गया था? नहीं, पाकिस्तान टेलीविज़न से नहीं, वो मुझे किसने भिजवाया? पहले मैं बताता हूँ आपको, 2 पहले जो अदवार है जो दुआ, उसमें मेरे पास थे पैसे वैसे, मेरे पास के 2 अदवार,
पहले मुझे सबसे पहला जो वो 2015 में हुआ, फिर उसके बाद 2018 में हुआ, फिर 2021 में हुआ, और उसके बाद ये जो रनिंग में अब हुआ था ये है। पहले दो जो थे तो उस वक्त मेरी इकोनॉमिकल काम धंधे चल रहे थे इस मुल्क में, तो काम करते हैं। 2015 में आपकी एज गैप क्या था? एज किस ब्रैकेट में थे? 60 से तो ऊपर मैं थे? बिल्कुल इस तरह इसी बुजुर्गी में था। आप 2015 में चल के 23 में से 24 में से वो निकाल दें उतने कितने साल, तब भी मैं बाबा ही था। लेकिन मेरे बिलीव्स बड़े पक्के, मेरा ईमान है कि जब मुझे अल्लाह मियाँ के पास जाना तो मैं नहीं भी बीमार हूँगा, कुछ भी नहीं मुझे होगा, तो तब भी मुझे जाना है। मेरा एक बेटा 26 वर्ष की उम्र में मास्टर्स किया उसने मेडलों के साथ, कतर एयरवेज में दोहा एयरपोर्ट पे बड़ी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे था। 1 साल वो वहाँ रहा, छुट्टी पे आया, 1 दिन पहले उसे लेके आऊँ, अगले दिन वो रात को बातें करते हुए और मुझे कहता है कि बाबा ये फीके फीके चैनलों पे जो आप ड्रामे करते हो ना किया कर। अरे मैंने कहा बेटा मेरा तेरा दादा मेरे लिए कोई ऐसा छोड़ के नहीं गए थे, एक भरम डिग्निटी छोड़ के गए थे, तो ये तो मैं तेरे लिए करता हूँ ताकि मैं तुझे पढ़ाया लिखाया कर। क्या लगे नहीं अब मैं वहाँ लग गया तो अब पैसे वैसे, तो ये करते करते एकदम से उसका सांस अच्छा भला 6 फुट 2.25 इंच मुझसे भी लंबा कद और डोमिनेटेड फिगर उसकी सारे की सारी चला गया अल्लाह के मियाँ के पास। आंखों के सामने सांस बंद हुआ और मेरी आंखों के सामने विदिन सेकंड। तो जब आना जो आया उसको जाना और कब जाना, तो ये मैं बीमार जब भी हुआ ना तो मुझे फील हुआ कि नहीं मैं बीमार हुआ हूँ, मैं अल्लाह मियाँ के पास नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे जाना होता तो वो पैकअप शॉट होता, ये है ये दुआइयाँ मैं ठीक हो जाता। मुझे इस कदर दुआएं मेरे प्यार वाले जो मेरे व्यूअर्स मेरे चाहने वाले उनकी होती हैं कि मैं ठीक होता चला गया। ये लेकिन अब की बार जब पिछले ये रनिंग का अब का जब मुझे हुआ तो उस वक्त मेरे मुल्क में पहले कोविड ने 4 साल बर्बाद करके रख दिए। जो 4 पैसे मैंने 1000 2,000 करके जोड़े हुए थे वो घर में बैठ के खा गए। एक भरम जिंदगी की एक रहतल होती है, उसमें उस भरम को भी तो लेके चल। तो मुझे तो मेरे काम के अलावा ना मेरे अम्मा बाबा ने मेरे लिए कुछ जायदादें छोड़ के गए थे, एक डिग्निटी वकार छोड़ के गए थे और ये नसीहत करके गए थे कि इसको मेंटेन रखना। मैंने रखा उसको। तो वो जो 4 पैसे मैंने जोड़े हुए थे अपने उस वक्त के लिए कि जब यार काम वाम नहीं भी होगा तो वो मैं उसमें खा गया। मैंने जितने कुछ 40 लाख 45 लाख रुपया मेरा उन सालों में घर बैठ के दाल रोटी और बिलों में दे दिया मैंने। कोई एक काम नहीं था, कोई बात नहीं यार, था तो खा लिया कर लिया। जब वो मेरी वो वाली हुई तो मेरे पास जो 4 पैसे थे वो मैंने उस पर, अब मुझे फील हुआ कि यार मैं ये आगे अभी तो ये मैं पैरालाइज हो गया, मेरा बाजू पैरालाइज हो गया, मेरी टांग और फिर मैंने अल्लाह ही की तरफ देखा कि अल्लाह में तो हर बार मुझे ठीक कर देता, तो अभी तो मेरी बड़ी ड्यूटियाँ जो मुझे देनी है इस ज़मीन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अहबाब के लिए, सारी वो ड्यूटी तो मैं कैसे करूँगा। तो मुझे उस मेरे एहतजाज पे जब मैंने कही किस मुल्क में मैंने सारी ज़िंदगी गुजार दी कि मैं बीमार हूँ और मैंने अदाकार भी फिर बाकी मुल्कों में ओल्ड एज बेनिफिट्स भी होते हैं। नहीं हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है बेनिफिट, इधर कोई रत्ती भर आर्टिस्टों के लिए ओल्ड एज की इज्जत नहीं करते तो कुछ भी नहीं। मैं आर्टिस्ट के अलावा बात कर रहा हूँ कि वहाँ तो बूढ़ा होना जवान होने से ज्यादा बेहतर समझा जाता है। क्या इंसेंटिव देते हैं। चलिए अल्लाह करे कभी ये मुआवजा भी मेरे मुल्क में हो जाए, क्योंकि फिर क्या हुआ, चेक कहाँ से आया? तो मुझे टेलीफोन आया हमारे निगरान हुकूमत में से आमिर मीर साहब का, मैं बड़ा मशकूर हूँ उनको कि ये राशिद ये यार जस्ट रिलैक्स हम देख रहे हैं। उन्होंने मुझे एक चेक भिजवाया जो 2 लाख रुपए का। मेरे दिल को बड़ी तकलीफ़ हुई कि भाई यार 60 साल की पार्टिसिपेशन और ये, तो मैंने एहतजाज किया कि जी मैं ये चेक वापस भेज रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा एहसास किया। तो जब मैंने ये कहा तो फिर उन्होंने दोबारा कहा कि जस्ट रिलैक्स, हम और भी कुछ कहा। फिर मेरी सारी बीमारी का क्योंकि जब वो 2 लाख का चेक आया तो मेरे पास होता कोई 2-2.5 थे, वो मैं लगा चुका हुआ था। ठीक है। तो उन्होंने फिर उसको कंपनसेट किया मेरे उसको, और मेरी उसको केयरिंग की। मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का पहला एक वाक़या जो इस निगरान सेटअप में उनके मीर साहब की वजह से हुआ। ये तो बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतना ख्याल उनकी मोहब्बत है, मैं बड़ा मशकूर हूँ सारी ज़िंदगी में। ये मेरी ज़िंदगी में किसी हुकूमती इदारों में से पहले शख्स है जिनका कोई ऐसा एक जस्चर है जिसने मेरे कलेजे में थोड़ी कि चलो यार ना सही, जी आमिर मीर साहब का ना सही कुछ मगर इतना, शहजाद साहब का शेर है ये कि ना सही कुछ मगर इतना तो किया करते थे, वो हमें देखकर
पहचान लिया करते थे। तो वो हो गया, फिर मैं दोबारा ठीक ठूक हो गया। अब आगे कुछ थोड़ा बहुत काम वाम है कोई नहीं है। पीटीवी जिसको मूजद साइंसदान हमने इजाद किया था, कोई क्रिएटिव काम ही कुछ नहीं होता, घुसपैठियों के हाथ हर दौर में आता है, खरा दिए बिठा दिए हुए वहाँ। अरे जिसके कंटेंट्स में रब ने सेटिंग नहीं रखी हुई, मुझे स्टीवन स्पिलबर्ग उसमें से निकाल के दिखा दे कुछ। हमारे कल्चरल जो इदारे हैं वहाँ भी वो बंजर लोगों को बिठाया। अरे कोई जिनकी कंट्रीब्यूशन है, जो शनासा हैं, जिनकी एक आप उन्हीं को बिठाओ वहाँ, मशावरत के लिए एक पैनल बना लो, उसमें वो लोगों को। जो सियासी नारकी है मुल्क में, जिस तरह लोग जो कंटेंट देखना चाहते हैं, अभी एनिमल मूवी आई रिसेंटली, हमारे एडिटर्स दिखा रहे हैं जी, उसमें बड़ा ब्रूटैलिटी थी। मतलब मैं वो ऐसा मूवी बड़ी हिट हुई, नेटफ्लिक्स पे भी बड़ी चली जी, उसमें ब्रूटल किस्म की चीजें, हर जिंदगी के हर पहलू को, चाहे मार कत्ल करना है तो वो ब्रूटल, सेक्स है तो वो ब्रूटल, हर चीज की ब्रूटैलिटी बड़ी एक्सट्रीम थी। अब इस दौर में जब लोग एनिमल देख रहे हैं, जब लोग हीरा मंडी देख रहे हैं, ठीक है, अब मुझे सिर्फ संजय लीला बंसाली की और दूसरी तरफ जो चैनल्स हैं सो कॉल्ड, बाकी भी माशाल्लाह पीटीवी हैं, लेकिन पीटीवी तो और पीटीवी हो गया, ठीक है। तो ऐसे दौर में आपने कहा मैं पीटीवी का मौजिदों में से हमारे दिल दुखते हैं, हमारे आप दिल मुझे दुखते हैं। बताएं, जो अब पीटीवी जो है वो बुर्का पहनी खातून की तरह है, जिसको सिर्फ 2 मोरियों से नजर आता था, उनको भी आगे पर्दे से बंद कर दिया है। ऐसा ही है। तो पीटीवी कैसे सरवाइव करेगा उस दौर में जब बाकी चैनल पीटीवी हो चुके हैं? अब पीटीवी जिस पाताल में है वो कैसे सरवाइव करेगा? मैं इसकी एक बड़ी बड़ी सख्त बात करने लगा हूँ। मेरे बेशुमार अहबाब को अल्लाह करी की रहमत करे, जो चले गए, जो हयात है, उनको बहुत बुरी और दिल पे लगेगी उनके। नाम नहीं लूँगा मैं, जो टेलीविज़न के लेजेंड्स थे सारे के सारे, ड्रामे के हवाले से मैं बात करता हूँ या मौसीकी के हवाले से। जब पीटीवी पे एक ये चैनलों की भरमार आई हमारे यहाँ, बहुत बातें करते हैं मुशर्रफ साहब के बारे में। अरे ये सारा किया धरा उन्हीं के दौर में आसानियाँ तुम्हें मिली थी, उन्होंने ये सारे दी थी ये चैनलों की भरमार उसके दौर में। तो आज ये बात आपने लोगों को रोजगार मिला, कितना कुछ सारा आप, तो वो अच्छी चीज नहीं थी ना सही यार। हुब्बे अली में ना सही, बुग़्ज़े मुआविया में भी अगर कम्युनिटी का फायदा हो रहा होता तो संभाल लेना चाहिए। हुआ ना, लोगों को रोजगार मिला, हो गया, पीटीवी हो गया। आप उसको मिसयूज कर रहे हैं, तो ये आपका कसूर है, उनका तो नहीं है। उन्होंने तो एक ऑप्शन आपको तो आजकल तो मैं क्योंकि डिजिटल का बंदा हूँ, मैं तो बड़ा बरमला ये बात कैमरे पे कहता हूँ कि आजकल के जितने मेन स्ट्रीम चैनल हैं उनको तो डिजिटल हाँक रहा है, वो तो डिजिटल मीडिया के पीछे। अब डिजिटल मीडिया पे जो टिकटॉकर मशहूर हैं, जो डिजिटल मीडिया के लोग मशहूर हैं, वो आएंगे, चाहे वो रात को कोई ऊट पटांग छलांग मार के मशहूर हो जाएं, और दूसरी तरफ आपको गेस्ट लाना हो या आपकी ही किसी एरा के या आपसे किसी और को लाना हो, वो उनको नहीं लाएंगे। जो डिजिटल पे ऊट पटांग करके, गंदी बातें करके या किसी भी तरह रेटिंग या ट्रेंडिंग। सुनो, मैं रेटिंग की बात करता हूँ। हम कहते हैं ना सुपर पावर है अमेरिका। ट्रंप ने कह दिया था ये इलेक्शन जो है ये फेक और गलत हुआ सारे का सारा। अरे दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जो है उसने रेटिंग, इसके बाद कौन सी रेटिंग रह जाती है भाई? कंटेंट्स हैं, कॉन्सेप्ट है, आप क्या कर रहे हो, वो है आपका प्लस पॉइंट। वो डिलीट होता चला जा रहा है। गिमिक्स, सर्वाइवल गिमिक्स जो है ना, उस पर। सर आज आपको बताऊं, पीटीवी पे ड्रामा आना होता था, अदाकारा की कोई एक्टिंग स्किल्स होते थे, टैलेंट होता था। ऐसा ही है। अब बहुत सारे चैनल्स हैं, अब डू एक्टिंग स्किल मैटर्स, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अदाकारा को सिलेक्ट करने के लिए चीज़ देखी जाती है ड्रामों में, वो उसके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं। ऐसा ही है। तो अब इंस्टाग्राम पे फॉलोअर या टिकटॉक पे फॉलोअर कैसे हासिल किए जाते हैं, ये हम में से किसी को बताना मुश्किल है। सही। अच्छा, इस चीज़ का शिकार सिर्फ हमारे ड्रामा चैनल्स नहीं हुए, हम टीवी या कोई भी, इस चीज़ का शिकार बॉलीवुड भी हुआ। सब हुए। बॉलीवुड में भी उस हीरोइन को प्रेफर किया जाता है। अब वो कैसे लाती है? वो लाती है, मालदीव पर जाती है, बिकनी में तस्वीर लगाती है। बड़ी बड़ी अदाकारा हैं, ये देख सकते हैं आप, दिशा पटानी और ये सोनम बाजवा और ये बड़ी किस्म की वो दिखाती रहती है। अच्छा, अब ये ट्रेंड बॉलीवुड तक था तो ठीक था, अब यही ट्रेंड यहाँ कॉपी हो गया और वही ट्रेंड हमारे ड्रामों में भी आने लग गया। आज आप अपनी जितनी मर्जी ड्रामे की टॉप रेटेड एक्ट्रेसेस उठा लें, ये नहीं कि वो अच्छा काम नहीं कर रही, उनमें कुछ बहुत अच्छी अदाकाराएं भी हैं, लेकिन वो अदाकाराएं अगर कोई मेन लीड रोल होता है तो
तो उस अदाकारा को उन पे प्रेफरेंस दे दी जाती है जिसकी इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग बेहतर होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये ठीक क्यों है। हो गया? मैं बताता हूँ। जब एक पर्टिकुलर वॉशिंग पाउडर बिक रहा है तो सारे के सारे उसी को अपने शोकेस में सजा के रखोगे। मुसीबत ये हुई कि चैनलों पे पहले एक पैनल हुआ करते थे जो स्क्रिप्ट स्कैन करते थे, उसके आर्टिस्टों की स्कैनिंग। अब जब ये सारे के सारे ये शोबे जो हम मार्केटिंग वालों के हाथ में आ गए कि मार्केटिंग में हम दिनारे सुर्ख हमें कैसे मिलेंगे, वो स्कैन करते हैं। स्क्रिप्ट कहाँ गए वो राइटर हमारे सारे हयात है जो क्यों नहीं लिख रहे वो सारे के सारे? सिर्फ इसलिए कि जब उनको कहा जाता है कि यार ये अरे ये कौन से मरीख के ड्रामे आप दिखा रहे हो, कहाँ का कल्चर है, ये किस प्लेनेट के, ये मेरी ज़मीन के नहीं है, ये हमारे मुआशरे के नहीं, हमारी रहतल, हमारे कल्चर, हमारी ह्यूमन साइकी के लिए कहाँ से ये ईजाद कर साइंसदान हो गए हुए सारे के सारे। हाँ, बीइंग ए नेशन हम इजादात करते हैं और ऐसी ऐसी ईजाद करते हैं कि जिसपे ऐसा ऐसा स्कॉलर पैदा हो गए। ये सारी कबातें बेटा मैं तो समझता हूँ कि मैं अब जिस आलम में पीरी में भी हूँ किसी वक्त चला जाऊँगा, लेकिन बड़ी दुख है दिल से जाऊँगा अल्लाह मियाँ के पास कि यार हमने जो कुछ किया था, इसलिए ये आफ्टर इफेक्ट है। ड्रामा होता था इस सब कॉन्टिनेंट में, ड्रामा ईजाद हमने किया। हमारे पड़ोसी मुल्क का वो सिर्फ एक चित्रहार छतों पे चढ़ के यूं घुमाते थे अपने एंटेना के, बस आ गया, ठीक है ये होता। दुनिया ने सीखा हमसे, हमारा ड्रामा फैक्ट्स पे होता था, हमारी रहतल का, हमारे कल्चर का, हमारी अक़दार, हमारे रस्म व रिवाज, हमारी ट्रेडिशन, हमारी ज़मीन से जुड़ा हो। अब पता नहीं कौन सा अखलाक के स्क्रिप्ट है। बीइंग ए मुस्लिम, मेरी बेटी जो है या किसी की भी आपके, उसको जब घर में उसकी तरबियत और ग्रूमिंग होती तो उसको कहा कि बेटा शादी होती है ना कि बेटा तू तेरी लाश वहाँ से निकलेगी। ये कहते हैं ना सबके सब, मिसाल नहीं है, ये कहा भी जाता कि बेटा अब तेरा घर वो है। हमने बेहूदगियों के स्क्रिप्ट, ऐसी ऐसी ख़वातीन ईजाद होगी। मैंने सारी ज़िंदगी ये काम किया, हसीना मोइन से लेके खलीलुर रहमान कमर तक, एक एक नहीं मैं कितने कितने सब राइटर्स के साथ काम कर चुका हूँ। ये कौन है ये जो लिख रहे हैं भाई? और ख़वातीन कहाँ से एकदम से हो गई यार? मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला जो रेडियो पे ऑडिशन के बाद मैंने काम, ज़िंदगी में पहला कदम, वो बानो आपा का लिखा हुआ ड्रामा था कल्लो, जिसको बाद में कुछ 35, 36, 37 बरस के बाद उन्होंने टीवी के लिए लिखा। मारिया वास्ती ने किया था और अयूब खावर ने, बहुत अच्छा था वो, मेरा पहला था। और तब तारक अजीज 23 बरस उनकी उम्र थी और मोनी आपा थी, उन्होंने कल्लो का उसमें तो उसमें जो बच्चे का वाला पोर्शन था वो मैंने। तो मेरे तो आगाज़, मेरे पहले कदम में मेरी सराउंडिंग में ये वाले लोग थे, तो मैं कैसे इन बेहूदियों को कन्विंस हुआ? मेरी तो ग्रूमिंग में मेरे वो बड़े थे सारे के सारे। अच्छा, ये जो ख़वातीन राइटर्स हैं मौजूदा, जाहिर है ये तीन पता नहीं है भी कि नहीं है कि ऐसे ही उनका नाम लिखते, कोई भी लिख के तो नाम दे देता है। 3 औरतें, 3 कहानियां। तो आपका क्या ख्याल है? अच्छा, क्या इनमें से किसी ने बानो कुद्सिया की पीरी फकीरी हासिल है? नहीं है, इसमें है इसमें नूरुल हुदा बहुत अच्छा लिखने वाली थी, नहीं लिख रही हैं वो। उमेरा है, बहुत अच्छा लिखती है, बहुत आला लिखे, मैंने उनके लिखे खेल भी किए। अब कुछ पता नहीं, वो थी आमना मुफ्ती ने उनका, मैंने वो किया, उसने अदनान सदीकी का प्रोजेक्ट था, अब मुझे उसका टाइटल नहीं पता नहीं क्या था, वो उन्होंने पिंजर जो नावल था अमृता प्रीतम का, उसके वहाँ फिल्म भी बनाई थी उन्होंने उस प्रोडक्शन ने उसको, उसमें आमना मुफ्ती ने, मैं था उसमें। सर ऐनक वाला जिन, धुआं और भी बहुत सारे ड्रामे आप रिकॉल करें अपने बचपन में से, कौन कौन से कितने कितने अच्छे ड्रामे थे जो आज गायब हो गए? धुआं चलता था, मुझे याद है, सड़कें खाली हो जाती बहुत थी। अच्छा, बहुत ठीक है। ऐनक वाला जिन, आपको पता है बच्चों ने क्या? मैंने ऐनक वाले जिन में भी था, मैं उसमें एक रोल किया करता था, सर कटा इंसान जिसका सर अलग फिरता था और धड़, और वो बच्चे बड़ा एंजॉय करते थे। बच्चों का अदब भी ख़त्म हो गया है ही नहीं, अब लिखने वाले बहुत कम है। अगर कोई कर रहा है तो मैं समझ तो बड़ी काबिल तहसीन बात है जो अगर बच्चों के लिए लिख रहा है। हमने तरबियत की, वो जो हम बना पहले लेते हैं कि ये हमने पुल बना दिया, इस पर ट्रैवल कैसे करना, अरे वो भी तो ग्रूम कर रहे हैं लोगों को। हमारे यहाँ मुसीबत ये, हम कर पहले लेते, वो कि पंजाबी च कहते हैं ना कि जो जंज बूहे से आ गई तो फिर वो
कुड़ी दे कन विनन लग पे। यार ये फ्लैश फॉरवर्ड की चीज़ें जो है वो उनको नज़र में रखना रिक्वायर है, जो नहीं है। हम आज भी फ्लैश बैक कर रहे हैं कि ये करते थे, ये लम्हा मौजूद, हमें फ्लैश फॉरवर्ड में जाना है, उसमें कल को क्या होना उस पर नज़र रखनी, वो हम नहीं रखे हुए। तो आप ये जो मौजूदा ख़वातीन राइटर्स हैं, इनमें मर्द भी हैं कुछ लड़के, ये रिसालों में लिखने वाले थे, ये अब ड्रामे लिखने लग गए, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं करता, मुझे बड़ी ऑफर्स आती है, मैंने कहा मैं इस तरह के स्क्रिप्ट ये नहीं तो मैं नहीं करता कि यार बाबा तुझे क्या प्रॉब्लम, तुझे हम पैसा, मैं कहा मुझे चाहिए नहीं भाई, मैं एक फुल्का खाना होता वो मेरा अल्लाह मुझे बड़ी डिग्निटी से, तुम पैसे अपने पास ही रख, किसी और को दे, मैं नहीं करता ये। इनको थोड़ी क्या लगता है कमी कहाँ है? बानो कुदसिया मिस करती हैं, उमैरा अहमद मिस क्या कर रही हैं? इनमें माइनस क्या है? इसमें माइनस ये है कि जो उनको लिखवाने वाले, जिन्होंने आगे सौदा बेचना है अपना, वो डिक्टेट कर रहे। मार्केटिंग का बंदा बताओ, अब वो, अरे आपने किताब पढ़ने वाला है कोई नहीं है, साइंसदान इजादात होती है हर चैनल पे, वो पैनल जो है इजाद का, हो इसमें तुमने ये कॉन्फ्लिक्ट यार करी, बताया जाता है आप लोगों को कि ये कर, तो हर बंदा तो वो नहीं करे। कबाहतें जो हम इसके ज़िम्मेदार खुद हैं, ये खराबी। और फिर मुसीबत ये है कि हमारे जो इदारे हैं जो इस का इख्तियार रखते हैं कि कौन से कंटेंट्स क्या चल, वो पता नहीं अपने ही ड्रामों पे ज़्यादा नज़र रखी हुई उन्होंने, उस पर स्कैन करते हैं, इसको स्कैन करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, अभी भी कुछ अच्छे ड्रामे आते हैं, बड़े नाम होते हैं, लेकिन उसमें करैक्टर ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं। दुर्रे फिशां जो थी वो बहुत मशहूर हो गई, बिलाल लड़का था वो काफ़ी मशहूर नहीं, ये होता है, ये व्यूअर्स का होता है, इसका आप कोई हल नहीं है आपके पास। जो भी आपका ड्रामा स्क्रिप्ट ना भी हो, अगर अदाकारा की बेस पे भी आजकल ड्रामे हो जाता है। बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को कैरेक्टर ऐसा दिल को भा जाता कि वो भी हिट हो जाता, उसी हवाले से ड्रामा भी चल पड़ता। ड्रामे में स्टोरी ना हो नहीं, स्टोरी उसमें उसके बगैर तो नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट उसमें होते हैं जो उनका प्लस पॉइंट और उसका एडवांटेज जो है वो उस कैरेक्टर को मिल जाता, कहानी उसमें कहीं ना कहीं होती है। सर, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री बहुत ऊपर चली गई, फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो गई। शफकत चीमा साहब के साथ मैं आपकी भी पिक्चर देख रहा था गूगल पे। तो तबाही आ गई पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को, लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री इंडिया को आज भी मत्था दे के खड़ी है, ऐसा ही। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के नौजवान नाम है मार्केट में, मार्केटिंग वाले भी ड्रामे लिखवा रहे हैं, लेकिन वहीं खलीलुर रहमान कमर भी है, उमैरा भी एग्जिस्ट कर रही हैं, अच्छी स्टोरियाँ भी हैं, लेकिन आज भी, क्योंकि मेरे बहुत सारे इंडियन फैन हैं जो हमें देखते हैं, पाकिस्तानी ड्रामा आज भी इंडिया के ड्रामे को मात दिए खड़ा है। ऐसा ही है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ हमारी फिल्म इंडस्ट्री को देखें तो उसकी एग्जिस्टेंस जीरो क्या माइनस में भी नहीं है। मैं उसकी वजह क्या है? मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको। मैंने बेटा, जब मेरा हमारे यहाँ एक रिवायत है ना कि जब टेलीविज़न पे कोई हिट होता तो उसको फिल्म वाले भी बुलाते हैं, लेकिन बहुत कम हमारे टीवी आर्टिस्ट हैं जो फिल्म में सर्वाइव। मुझे जब मेरा टेलीविज़न पे एक फेम मिली तो सबसे पहले नज़र शबाब साहब ने बुलाया अपनी एक फ़िल्म के रोल के लिए। ये उन दिनों की बात है जब सलमा आगा नई पाकिस्तान आई थी। एक फ़िल्म थी एक से बढ़कर एक, बड़ी लेविश कास्ट, उसमें सारे के सारे जावेद शेख साहब और सलमा आगा और बहुत सारे, उसके लिए बुलाया उन्होंने। फिल्म वहाँ से मेरा फिल्मी सफ़र भी शुरू हो गया। फिल्म हमारे यहाँ, जो हमारी फिल्म जब हमारे पैरेलल इंडिया की लगा करती थी, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ पिछले एतवार की, तो अगर हमारी उनकी फिल्म पसंद की जाती तो उसके बिल्कुल अपोजिट सिनेमा में दूसरी हमारी, वो भी उसी तरह लोगों के लिए, और उसके कंटेंट्स भी उसी तरह सॉलिड होते थे जैसे वह। मुसीबत ये हुई कि हमने ये आहिस्ता आहिस्ता सेंसर का भी इसमें बड़ा दखल रहा मुख्तलिफ अदवार में। अब स्कैन, ये जो बेहूदगियाँ आई जिसकी वजह से बर्बादियाँ हुई हैं, ये घुसपैठियों का राज रहा ज़्यादा। वो लोग आ गए जिनके अकबरी मंडी में जिनको होना चाहिए तो फिल्म पढ़ के, यार ये बड़ा पेइंग काम है। एक सैयद नूर साहब ने चूड़ियाँ बना के दी फिल्म, वो कोई 65-70 लाख में बनी और कई करोड़ रुपए कमाए कि ये तो बड़ा इंसेंटिव वाला का। तो वो वाले लोग आ गए जिनका मिजाज, जिनका ये काम नहीं था, जो रात को गिन के सोते थे कि आज मेरे गोदाम से इतनी चल, मेरे पास इतने पैसे हो। ये फिल्म बनाना जो है ये क्रिएटिव, और इसके लिए एस्थेटिक वाले
जो बंदे हैं उनका काम है, सर वो इसमें जो डिलीट हो। पैसा ले आया बॉलीवुड और इतने बड़े बड़े नाम, अब दुबई बुर्ज खलीफा पे फिल्में रिलीज होती हैं, ऐसा ही ऐसा ही शाहरुख खान सलमान वो कहाँ पहुंच गए, हम कहाँ खड़े? हमारे वो सारे के सारे जो असली वाले लोग थे ना, देखो जब कोई और मोहम्मद अली नदीम क्यों नहीं आए? ये लोग कहाँ गया? वो असल में अब पहले वहीद मुराद ही कम्पीट करते थे ना, हमने हमने वो तलाश भी तो बंद कर दी ने, तलाश ही फिर नहीं बंद आए कर- ना नाम। नहीं है। अब यह है कि मोस्टली हमारे स्टार्स वो हैं जिनके प्रोडक्शन हाउस भी अपने हैं और करोड़ों के उनके प्रोजेक्ट हैं जो चैनलों से भी वो एफिलेट है। अब वो उनका बिक भी जाता है, पैसे भी मिल जाते हैं। कमर्शियलिज्म ने खराब कर दिया। बिल्कुल ये हुआ है, इकोनॉमिकल इंसेंटिव है। मैं सारी ज़िंदगी यही काम किया और मैंने इतने रोल किए हुए हैं कि इस मुल्क के सारे कैरेक्टर रोल्स करने वालों को गिन लो, मेरे अकेले के हिट रोल ज़्यादा है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मुझे मिला, दुनिया भर के अवार्ड है मेरे पास, इतने डेली मुझे कोई लाइफ है जो मिलते। तो मैं अवार्डों को ऐसा बॉदर कर ये नहीं समझता कोई ये को बड़ा तीर है। या तो मुझे 50 बरस के बाद मिला था प्रैक्टिकल पार्टिसिपेशन के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। अल्लाह सर भला करे। पाकिस्तानी स्टेज इतना वल्गर क्यों हो गया? मस्ताना, अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं, इन सारे नामों में आप देखते आए मस्ताना, बब्बू बराल, जिसको उठाते जाए वो एकेडमी है। ऐसा ही है, ऐसा ही। सुहेल अहमद साहब अब उन हयात लोगों में, जी। और जिसको भी आप उठा ले, क्योंकि हमने अपने बचपन में देखा है, मैं मस्ताना का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, सुपर फ़ैन, और हूँ आज भी उनके। कभी मैं बहुत बिल्कुल डिप्रेशन में ऐसा हूँ। है, अच्छा ये वो लोग थे जो डिप्रेशन से निकाल लेते थे ऐसा और ही। वल्गैरिटी भी नहीं होती ऐसा थी। ही, मेरे वालिद साहब लाया करते थे केस्टें, जी। वो भी डॉक्टर हैं, हम रात को अब्बू और मैं इकट्ठे बैठ के मस्ताने के ड्रामे देखा करते बेहूदगी थे, नहीं और ज़ीरो बेहूदगी। अब्बू के साथ देख लेते थे, अम्मी के साथ बैठ के मस्ताने के ड्रामे देख लेते थे। लेकिन अब बेहूदगी का ऐसा एक अंसर आया और वो फिर इन लोगों को भी खा गया। और जो हमारे कॉमेडियन थे, आफ्ताब इकबाल साहब ने एक रीत डाली, वो फिर टीवियों पे बैठ गए और वो जुगतबाज बन गए। ऐसा ही। उन्होंने वो कल्चर लूज कर दिया। स्टेज पे घुसाए रकासाएं, पहले रकासा कह के, फिर उसी की आड़ में जिस्म फरोशी के धंधे होने लगे। बिल्कुल ऐसा ही। फिर वो सब बड़ी बड़ी डिफेंस में कॉलोनियाँ, ऐसे ही, गाड़ियाँ, ऐसे ही, दुबई ऐसे- और ये ऐसे सब ही कुछ। हो गया। तो मुझे ये बताएं कि हमारा स्टेज कहाँ तबाह होना शुरू हुआ? वो तो हमारा स्टेज जो है तबाह होना शुरू हुआ उन स्कैनर्स पे, जो हुकूमती स्कैनर्स थे जिन्होंने आके उनको देखना था। हो रही, हम कर रहे हैं सिनेमा में, फौज फिल्में चल रही, अरे पूरा सिनेमा के इतने बाहर उनके वो बोर्ड्स लगे हुए, आप अंधे हो, आपको नहीं, कौन इनका इंचार्ज है, जिसको इजाज़त कौन दी सबसे पहले उस? और ये अगर फांसी फैली या फैली तो उसमें तो एक अमला है जो डेली विजिट करने वहाँ था, वो अंधे हैं, उनको नहीं दिख एक रहा ही है। खातून वो जो है वो बड़े शौक से कपड़ों में उसको बिलबोर्ड पे दिखाते हैं, हाँ, और बॉडी और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब कुछ थोड़ी सी एक उन्होंने चेंज, कुछ लॉज जो पुराने 1800 लेकिन पता सर नहीं, उससे अब लाएंगे कैसे ये चीजें, कैसे? क्योंकि लोगों की अब डिमांड है ना, ये नफसानी ख्वाहिश है। They want to see दंगा अब डांस, ये they want सदमात to उन see- प्रोड्यूसर को, उन घुसपैठियों को जो यहाँ सिर्फ इकोनॉमिकल इंसेंटिव पे ये बेहूदगियाँ अब जब अपने तक आपके स्टेज पे नंगा मुजरा नहीं होगा और उसके वो जो मकड़े कहता होता हूँ मैं, हाँ। जब तक उनका वो नहीं आएंगे, हाँ, क्योंकि तो तो वो बुलाती चलेगा हैं। नहीं। हाँ तो चलेगा नहीं, तो फिर उससे ये जो इतने लोगों का और रिस्क है वो चलेगा कैसे? वो रिस्क कहाँ से आएगा? अब ये कवायतें जो हैं ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हमने इस हद तक खराबियों में चले गए हुए कि हम अगर ये सोच रहे हैं कि विद इन डेज या विद इन मंथ या एक आध साल में, इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। हमने इस कदर, देखिए आज़ादी जो है ना, ये किसी भी ह्यूमन बीइंग का रब की तरफ से सबसे पहला एक हक है जो उसने देखा कि तू आज़ाद है। हमने उन आज़ादियों को अपने इस सेटअप में, इस रहतल में इस कदर मादर पिदर आज़ाद करना अवेल कर लिया कि उसके ये यार स्कैनर है आपके थिएटर पे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बंदे जाते थे जो जाके चेकिंग करते। अबे तुम्हें अंधे हो, तुम्हें नहीं नज़र आ रहा? रोका किसी ने? दिनारे सुर के यार मुझे इधर, फिर एफिलेशनें भी लोगों की बेशुमार ऐसी जगह हो जाती हैं, वो करते कर। तो अब थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन अल्टीमेटली कोई। अच्छा सर, मौजूदा टीवी ड्रामों में जो अदाकार काम कर रहे हैं, जी आप मुझे अपने 3 बेहतरीन मेल एक्टर्स के नाम बताएंगे और 3 बेहतरीन खवातीन एक्ट्रेसेस के नाम जी, मैं बताएंगे कि मेरी नज़र में ये इस टाइम जी हमारी मिरास को कैरी कर सकते हैं, टॉप के 3 अदाकार। जी मैं बताता हूँ। अदनान सिद्दीकी कराची में, दूसरा शब्बीर जान ये भी कराची में,
और तीसरा हमारे मेरे तो बच्चों जैसा और बहुत सारा काम किया उसने, एहसन खान। एहसन खान, ये वो लोग हैं जो रिवायात अखदार उसके अगेंस्ट कभी इनका कोई काम आपको नहीं दिखेगा। खवातीन में मैं अच्छा शबीर जान साहब तो यंग ओल्ड मैन हो गए ना आपकी तरह, या अभी भी यंग हैं? हाँ, नौजवानों में अदनान है, सिद्दीकी अच्छे ने अपने हैं, आप को बड़ा अच्छे मेंटेन हैं। मैं रखा हुआ है सबको and किसी कमाल। एक का नाम नहीं What लूंगा। about हुमायूं सईद? How you see his work? हुमायूं सईद तो शहजादा ही यार हमारा। अच्छा। अब मैंने कमर्शियल जब हुमायूं सईद ने सबसे पहला प्रोजेक्ट बनाया था रियासत, उसमें अल्लाह गरी की रहमत करे हमारे तलत भाई भी थे, नदीम साहब थे बल्कि है, और मैं भी था उसमें। रियासत उनका ये ड्रामा था, ये हमने दुबई और यहाँ किया था, बहुत अच्छा था। हुमायूं ज़रा थोड़ा सा जिंदा दिल मिजाज का आदमी है। ये काम ऐसा है कि जिसको आप अगर तवज्जो रखते कि मुझे ये करना है, तो अल्टीमेटली एक प्रोसेस के बाद जिंदा आप, दिल से मुराद जिंदा दिली या रंगीनी भी? नहीं रंगीनी मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी, लेकिन मैं सुनता रहता हूँ। अच्छा, और जिंदा वो दिली। हाँ, वह अदरवाइज वो बड़ा बोल्ड है, मेरे बड़े लाडलों में से है, बड़ी मोहब्बत और प्यार करता हूँ। लेकिन मैंने खुद कोई फिजिकली सुना है बहुत है, लेकिन मैंने अदनान अपने सिद्दीकी साहब, अदनान सिद्दीकी बड़े नहीं, फेमस अदनान हैं। सिद्दीकी बड़ा मेच्योर खानदानी, उसके आबा जो है वो बड़े एक पढ़े लिखे लोगों में से, बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों में, और उसका मिजाज भी वो मेरे बड़े पसंदीदा लोगों में से है। अदनान सिद्दीकी आपको या, सबसे ज्यादा पसंद है? या। उनका एक बयान भी था मक्खियों को लेकर, वो ठीक है, कभी कभार कुछ निकल वो जाती ये है। कहते थे कि खवातीन जो हैं वो जहाँ मीठे को देख के मक्खियाँ इकट्ठी होती हैं, तो वैसे ही आजकल तो वैसे हमारे शोबिज़ में यही हो रहा है कि आपने कभी देखा है कि कराची में जो मुख्तलिफ बड़े लेविश किस्म के शोज़ होते, उसमें कौन होता है लाहौर का? होता है कभी कोई बंदा नज़र आया आपको? या तो वो शिफ्ट हो गए। मुझे कई बार कईयों ने कहा कि ये लाहौर कराची की क्या लड़ाई है ना, मैं सुनाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आप हो गए, मेरा तो पहला जो इंट्रोडक्शन है टेलीविज़न का वो कराची स्टेशन था, वह शाहीन मैंने वहाँ से किया, पहला मेरा जो ड्रामा था दीवारें मैंने वहाँ से किया। लेकिन उसके बाद मैं लाहौर आ गया वापस कि राज़िक जो है वो रब यहाँ भी वही है, जिसको मेरी ज़रूरत होगा बुला, और जिसको मेरी ज़रूरत होती है मुझे बुला लेते हैं वो। इसमें कोई ऐसी मैंने कभी भी नहीं फील किया। सर मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, इफ्तिखार रफ़ी साहब का भी किया, उनको भी यही गिला था क्योंकि कराची वाले लाहौर वालों को काम नहीं देते। नहीं ना, क्यों नहीं देते? मुझे तो देते हैं। इंडस्ट्री लाहौर में शिफ्ट हो गई है, कराची में शिफ्ट हो गई है, लाहौर से। एक बात मैं बता दूं आपको, इस मुल्क में आप मुंह से आग भी निकाल के दिखा दो, जब तक पंजाब और लाहौर आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, आप पाकिस्तानी स्टार नहीं हो। तो फिर ये बहस क्यों है? ऐसे ही काम का कि लोग कहते हैं जी कराची सारी ड्रामा टैलेंट इंडस्ट्री वहाँ उठा हो, के या ले गया। जो परफॉर्मर जो करके हर दिखा रहा है वो अदाकार कह किसी रहा भी जगह का है, वो रजिस्टर है। वो कह रहा है कराची सारी इंडस्ट्री उठा के ले गया है और नहीं काम मिलता, लाहौर वालों को काम ही नहीं देते। नहीं, ऐसा नहीं, जिसकी ज़रूरत होती है वो बुला लेते उस। अब जब जिसको लाहौर से बुलाना, उन जैसे 70 उनके पास अपने मौजूद हो, तो क्यों वो जब किसी एक्सक्लूसिव किसी काम के लिए उनको ज़रूरत होती है वो बुलाते हैं लाहौर। मैं अब भी, मेरा जितना काम आप देखते हैं लाहौर वाहौर में तो अब कुछ होता भी नहीं। तो जब कभी मेरा कोई सीरियल आपको दिखता, तो ये जो मेरा रनिंग में एक चैनल पे मेरा एक सीरियल चल रहा, वो भी कराची की प्रोडक्शन थी। तो मैं तो इसको बहुत नहीं कि कराची में बनो तो क्या कराची मेरा पाकिस्तान नहीं है? मैं इस पर नहीं इत्तेफाक नहीं करता कि इंडस्ट्री है। कोई पाकिस्तान में कहीं भी काम कर रहा, वो मेरा काम है, वो जो कर रहा है उस काम में, उस शोबे में कर रहा है, वो कहीं से भी कर रहा अच्छा, है। 3 बेहतरीन अदाकार हैं बताएं मौजूदा, जो यू थिंक दे आर एट द टॉप, दे आर द बेस्ट। 3 पाकिस्तानी अदाकार हैं ड्रामा इंडस्ट्री से। सबा कमर, सबा कमर, आयजा खान, आयजा खान, और तीसरी मुझे नामों का ही नहीं पता। मैं मौजूदा में दुर्रे फिशां काफ़ी मशहूर हैं, वो बड़ा अच्छा अच्छी है, और भी काफ़ी सारी है, लेकिन ये 2 जो है ये मुझे मेच्योर लगती है। इकरा बड़ा अच्छा काम करती है। हाँ, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छी है, वो भी अच्छी है। अच्छा, इकरा कोई भी। तीसरी टॉप बता दें जो आपके जहन में कोई हो, कोई पुराना एक कामों में से बता दें। हाउ यू सी वर्क ऑफ बुशरा अंसारी? बुशरा अंसारी जो कंट्रीब्यूशन है उसकी उस जैसी कौन आएगी भाई? बुशरा अंसारी का कोई मुकाबिल नहीं। वो एक्सक्लूसिव है भाई। उसने देखे कोई आपने कभी सुना कि कोई बेहूदगी है? कोई मैच्योर है, वो लोगों को मुस्कुराहटे फील किया, और उसमें उसने उनको एक इंटरप्रिटेशन ऐसी दी है कि ये
खुद एहतसाबी के जेस्चर जो है उसकी उसमें होते हैं। बुशरा अंसारी लेजेंड है मेरे मुल्क की, उस जैसी कौन आएगी भाई, कौन आएगी उस जैसी। अब बात कॉन्फ्लिक्ट ये कर लिया वो कर लिया, आप हमारी जाती प्रिविलेजेस में हु आर यू कि आप किसी से पूछे कि उसने ये क्यों क्यों क्या आप जो आप वैसे आप इस चीज को लाइक करते हैं भी बुशरा अंसारी साहिबा को बड़ा उनकी पर्सनल लाइफ को स्पेशली उनकी मैरिज को लेकर बड़ा तनकीद किया नहीं गया। करने दो ऑन फुट, वो बॉदर चाहिए। भी नहीं करते, करनी भी नहीं चाहिए उसको। नहीं, पब्लिक को करना चाहिए, जाती जिंदगी में घुसना चाहिए। देखिए आर्टिस्ट जो होता है ना उससे एक व्यूअर जो होता है ना उसकी एक होती है, एक एफिलेशन होती है, और वो बाज़ दफ़ा बड़ी अनड्यू प्रिविलेजेस भी अपनी ज़ात में रख के उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हर आर्टिस्ट जो है वो भी ह्यूमन बीइंग है यार, हमारी एक अपनी ज़िंदगी भी है, कुछ हमारी ज़ाती जो प्रिविलेजेस भी हैं, तो अब आप उसमें तो ना दखल दो यार, वो तो उसकी ज़ात का मसला है। अगर आपकी उस प्रिविलेज से जो उसकी अपनी ज़ात से रिलेटेड उसका हक है करने से आपको काहे की तकलीफ है अभी, मैं नहीं मानता। अच्छा ये बताएं, सबा हमीद का काम आपको कैसा लगा? सबा हमीद बड़ी मेच्योर आर्टिस्ट है, मैंने बहुत सारा काम किया उससे, बड़े नामवर बाप की बेटी है, और ये सारा ख़ानदान जो है दे आर ऑल बड़ी कंट्रीब्यूशन है उन सबकी, बहुत बहुत उम्दा और बड़ी वर्सटैलिटी है उसके पास, बहुत आला उसकी प्रोफाइल में जितना काम है। पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री अभी हाल ही में अवार्ड्स हुए, और जिस किस्म के कपड़े पहने गए ये दिखा सकते हैं मेरे एडिटर्स, बड़ी तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि हम लोग जो फैशन इंडस्ट्री में जा रहे हैं उसमें एक टर्म यूज़ करते हैं, मैं वो टर्म लूँगा ताकि हम पे, कतर ने अभी वर्ल्ड कप फुटबॉल का कराया तो उन्होंने ये जो रेनबो फ्लैग्स होते हैं या LGBTQ है, इसको बड़ा उन्होंने रिजेक्ट और रिपेल किया, राइट। व्हेन कमिंग टू दीज अवार्ड्स, और उसमें कुछ ड्रेसेस और फिर उन ड्रेसेस के साथ जोड़ी गई ये बातें, ये मैं नहीं कि इंडोर्स कर रहे हैं, हम ये सवाल कर रहे हैं आपसे बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, क्या पाकिस्तान में भी जो फैशन इंडस्ट्री के साथ इस तरह की बातें जोड़ी जाती हैं, चाहे LGBTQ है, चाहे रेनबो फ्लैग्स हैं, क्या हमारी इंडस्ट्री में भी काम देने के मेयार में कहीं कोई गिरावट मौजूद है जिसमें जिन्स का आंसर भी शामिल हो? देखिए हमारे फैशन इंडस्ट्री में भी वो जो एक हमारे रिलीजन में, हमारे पाकिस्तान में बीइंग ए मुस्लिम, औरत का हुस्न जिस कदर वो ढकी हुई है वो ज़्यादा हसीन है, वो ज़्यादा नेचुरल। हमने कपड़े उतार दिए एक साइड से, आधे कपड़े इधर से ये करिए, ये सारी चीज़ें एब्रॉड में तो होंगी, हमारे यहाँ ये सिर्फ फोटो शूट की हद तक होती है वो फैशन इंडस्ट्री। सर आप अवार्ड शोज देख लें, कपड़े देख ले तो वो उसी शो में ही है ना, उसके अलावा कभी कभी आम जिंदगी में वो आपको पहने हुए दिखी नहीं, शोज में ही हो, तो शोज भी तो हमारे फोटो शूट ही होते हैं, और क्या होता है उसको को फॉलो नहीं करते हैं। क्या ये वाली है बे है ये। अच्छा चले, क्या ये आज से 10 साल पहले थी? नहीं, कभी अवार्ड शो में हमने नहीं देखा 10 साल पहले ये इस तरह के कपड़े। वही है ना कि सौदा बिक कह रहा है, इधर से वो उठा हुआ। नहीं ये पता नहीं किस प्लेनेट की सारी चीजें, ये मेरे वही मैं कह रहा हूँ, ये जो हमारे प्लेनेट मुल्क और हमारी, ये इस प्लेनेट को LGBTQ प्लेनेट भी कहा जाता है, इसमें जहाँ मर्द इन्वॉल्व हो जाए। तो मुझे ये बताएं आप इस सारे तनाजुर को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि हमें कुछ थोड़ी सी अपनी जो अगली यूथ है, जो हमारी बहू बेटियाँ, हमारी कल को जिन्होंने सारा ये निज़ाम संभालने हैं इस मुल्क के, उनको ख़राब मत करें सिर्फ अपनी उस गिमिक्स के लिए, अपने सर्वाइवल गिमिक्स के लिए कि देखे जी मैंने शो कैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया, क्या व्यूअर्स, और कहाँ कहाँ से मैंने बंदे बुला ली। हमारी इक़्तिदार जो है, हमारा कल्चर, हमारी रहतल, हमारी इक़्तिदार, हमारी ह्यूमन साइकी, हमारी ज़मीन, हमारा रिलीजन, हमारे लोग जो हैं, ये हमें सूट। लेकिन हम टू मच वेस्टर्नाइज हो गए ना। हम समझते हैं कि मैंने भी एक जुमला लिखा है कि क्या हमारी इंडस्ट्री में LGBTQ टाइप फैशन की गुंजाइश है। अब इसको हम इंडोर्स नहीं कर रहे, जरूरी नहीं है किसी बेचारे ने वैसे कपड़े पहन लिए हैं तो अब नहीं, पहले किसी का दिल करता तो पहले एक बार पहले पहनो, उसको आप रेनबो फ्लैग से जोड़ें मत। लेकिन अगर कोई उस तरफ जा रहा है या चीजें हैं, क्या हमारी इंडस्ट्री एक हद रखनी चाहिए। मैं उस फैशन की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी उस फिजिकल इखलाक मैं समझ नहीं आ रहा। क्या लिमिट्स यार, फैशन में भी आप जो डिज़ाइनर हैं हमारे, आप एक ढके छुपे भी क्रिएटिव जो है उसमें क्रिएट कर सकते हो। कुछ ज़रूरी है कि आप उसके शोल्डरों से कपड़ा गायब को स्लीवलेस कर दो, पीछे से
नंगे, उसके बगैर भी आप एक हुस्न और वो कर सकते हो ना। ये लेकिन सर बिक नहीं रहा ना, बिक ये नहीं रहा बिक है। रहा तो फिर सौदा जो बिकेगा, फिर जो जेट वॉशिंग पाउडर बिकता फिर रख लो सारे के तो साथ, ठीक कर रहे हैं। बेच लो, फिर बेचो जाओ, तो उसका उसके जो आफ्टर इफेक्ट में कितनी देर तो ये तो सोशल मीडिया और इंस्टा और ये चीजें ले गई ना इस तरफ, लेकिन वेस्टर्नाइजेशन की नहीं तरफ तो फिर चल- ये सऊदी पैसे अरब की में दौड़ है ना, सौदा कानून- बिक रहा तो आप बेचे चले सऊदी जाते। अरब में आज से 15 साल पहले शुरते मारा करते थे हाँ, अब खवातीन नहीं को, अब वहाँ शराब खाने खुल रहे ऐसा हैं। ही ऐसा। तो अगर दुनिया उस बस तरफ अल्लाह जा रही है रहम तो करे, पाकिस्तान को कैसे अल्लाह बचाएंगे, रहम मुआशरे करे। को कैसे बचाएंगे? हमने ख्वाब देखने शुरू कर दिए, हमने सर्वाइवल गिमिक से कि कल को पता नहीं क्या हो जाएगा, इसलिए जितना जोड़ लो। अरे ये सर, सारा कुछ कोई एक जोड़ जाड़ के पैगाम भी कुछ आखिरी नहीं होगा। आप देना चाहें, कोई एक मैसेज? मैं सिर्फ ये कहूँगा बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा आज कैसर आपके इस प्रोग्राम में आपसे बात करके। यू आर ए बोल्ड पर्सन, और मैं आपके प्रोग्राम को देखता भी हूँ, सबको नहीं देखता, लेकिन मैं कुछ है मैं देखता हूँ, कुछ लोग हैं जो फैक्ट्स बिलीवर, और वो बात सवाल भी वैसा करते और जवाब सुनने की भी हिम्मत रखते, वरना मोस्टली हमारे मुंह में ज़बान डाली जाती। तो मैं ऐसी जगह जाता ही नहीं जहाँ आप मेरा जवाब नहीं सुन सकते, तो मुझे मत बुलाओ यार, मैं अपना तजर्बा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा ना। तो एक तो मुझे बड़ा मज़ा लगा, नहीं, बहुत शुक्रिया। ये आपके बहुत सारी दुआएं, अल्लाह में और मुआफ़क़त अता करे। और फिर मैं अपने व्यूअर्स को, अपने लोगों को, सबको ये कहूँगा कि हमारी शनाख्त जो है ना, वो हमारी ज़मीन है, हमारा कल्चर है, हमारी रहतल है, हमारी अक़दार हैं, हमारे लोग हैं, हमारे रस्म व रिवाज है। आप जितने मर्जी बड़े बड़े ख्वाब देखो, डिग्रियां भी लो, सारी दुनिया से डिग्रियां लेके आओ, लेकिन उन मास्टर्स के करने के बाद आप अपनी उस स्किल को अपनी ज़मीन पे आके इस्तेमाल करो। आप यकीन कर लो, आपकी स्किल पॉजिटिव और आपके वर्क और सारा कुछ होगा, तो आपको इकनॉमिकल अल्लाह मियाँ इस ज़मीन पे भी वो सारा कुछ इंसेंटिव दे देगा जिनकी तवक्को आप रखते हो कि मुझे अब्रॉड में मिलेगी। पैसा बेहयाई का मोहताज नहीं है। मुझे, मैंने एक बात कहना है इसमें मुल्क, मुझे आज से 45-46 बरस पहले वॉइस ऑफ अमेरिका में अकमल अलीमी साहब, आपके अब्बा के अहद के लोग हैं, मैं उनकी बात, वो वॉइस ऑफ अमेरिका में हुआ करते थे, मेरे अब्बा के भी दोस्त थे। तो ये मेरा ऑडियोग्राफी, तो उन्होंने कहा कि यार इससे पूछो कि इसको मैं इधर बुला लेते हैं यहाँ। मेरे अब्बा ने पूछा, मैंने 4-5 दिन कोई जवाब नहीं दिया। 4-5 दिन बाद में भी तुमने बताया, ये मेरा टीवी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, ब्रॉडकास्टर में एस्टेब्लिश था। तो मैंने कहा नहीं बाबा, मैंने नहीं जाना। तो उनके लिए बड़ी हैरानी, क्यों? मैंने कहा बाबा मुझे शनाख्त अपनी ज़मीन पे चाहिए। कमाल। जब मेरी अच्छा, आपको बाहर से भी ऑफर्स हुई है, लेकिन आपने नहीं? नहीं, मुझे इंडिया से ये हमारे एवर रेडी पिक्चर्स जो है, ये आप लोग तो अब दौड़ दौड़ गए, मैं 30 बरस पहले की बात कर रहा हूँ। एवर रेडी पिक्चर्स सतीश आनंद साहब वाला, JC आनंद साहब वाला, उनके हम, उनका अनीस होता उनका, उससे पहले उसके अब्बा हुआ करते थे हनीफ साहब, वो भी मेरे दोस्त। उनके यहाँ से मुझे एक ऑफ़र आई, मुझे और अल्लाह गरी के रहमत करे ख़याम सरहदी साहब को, जूही चावला का मोहतरमा का कोई प्रोजेक्ट था वहाँ का, उनकी शायद मेरे इल्म है कि शायद JC आनंद साहब या सतीश उनके मामू लगते हैं, तो इनका एक प्रोजेक्ट आया था उसके, लेकिन उसमें कुछ बातें जो थी वो मुझे कन्विंसिंग नहीं थी। एक तो मेरी पहली शर्त थी कि मैं वहाँ अजमेर शरीफ के उर्स के वीज़े पे नहीं जाऊँगा, सही, कमर्शियल जिस काम पे जाऊँगा उसके वर्क परमिट होगा, और एज ए पाकिस्तानी आर्टिस्ट जाऊँ। और फिर मुझे जो उस दौर में यहाँ मिलता, मैंने कहा ये तो मुझे मेरे छोटे से मुल्क है, तो आपका तो मुल्क बहुत पैसे कितने बेशुमार चीज़ें थी, लेकिन वो नहीं, कुछ उसमें ऐसी चीज़ें थी जो मेरी नहीं, मैं कन्विंसिंग। कोई आखिरी खलिश रह गई हो, मतलब ज़िंदगी में खलिश रह गई हो कि यार मैं ये कर लेता तो थिंग्स मैं सारी ज़िंदगी मैंने बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड से देखा, और मैं अपने मुल्क को बड़ा खुशहाल और पॉजिटिव एटीट्यूड में देखना। अब कहाँ जा रहा है? अब मैं अल्लाह मियां के पास जाऊंगा। नहीं, मुल्क कहाँ जा रहा है? अल्लाह आपको जिंदगी दे, मुल्क कॉलोफेल का तजाद है, झूठे मुनाफिक इकट्ठे हो गए, जो हमें कहा जा रहा है उसकी फिजिकल इम्प्लीमेंट्स नहीं, और जब फिजिकल इम्प्लीमेंट्स नहीं होती 30 साल बाद पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं सर? अब तो मैं आलम अरवा से ही देखूंगा। आप मुझे बताइए, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। मुझे ये बताएं कि अल्लाह करे बेहतरी, अल्टीमेटली हमें बेहतरी की तरफ जाना अपनी ज़िंदगी के तजर्बात से क्या असेस करते हैं, क्या फ्यूचर है इस यूथ का, इस बेहंगम माशरे में हमारी यूथ जो कि टैलेंटेड है लेकिन मिस डायरेक्शनल है,
जब तक आप मैं अपने अगर ये भेड़ों का रेवड़ भी है ना, इनको चराने वाला चरवाहा ही अगर वही को कंफ्यूज्ड है ना। हाँ, इसमें ये है कि हमें ख्वाबों में ना रहो यार, फैक्ट्स बिलीवर हो जाओ, हकीकत पसंद हो जाओ, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। जो मैं दूसरों को तकरीर कर रहा हूँ कि ये कर, मेरी अपनी ज़ात पे इम्प्लीमेंट्स नहीं, मेरे किरदार से उन लोगों ने देखना है। हम जब अपनी मिसालें देते हैं अपने बड़े लेजेंड्स की, जिन्होंने आज भी जिनकी कोटेशन, तो उन्होंने फिजिकली वो किया हुआ था ना, हम वो कर नहीं रहे जो बनवाना चाह रहे हैं। तो दुआ है कि अल्लाह मियाँ इन्हीं में से कुछ ऐसे अब अदवार में कुछ लोग आए जो कह रहे हैं उसकी फिजिकल इम्प्लीमेंट्स भी करें। उससे मेरा मुल्क भी ठीक हो जाएगा, मेरे लोग भी ठीक हो जाएंगे, हमारा दीन भी ठीक हो जाएगा और हमारा अगला जहान भी ठीक हो जाएगा। फिजिकल इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत है जो नहीं है, ख्वाब ख्वाब ख्वाब, ऐसा है। बहुत शुक्रिया सर, मुझे आपका इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। ये 74 साल हैं ज़िंदगी के जो आपने कैमरे में समोए देखे हैं, और ये 74 साल एक ऐसे तजर्बे के साल हैं जिन्होंने ज़िंदगी का हर वो दौर देखा है कि जो किरदार इन्होंने एक्ट किया है वो सिर्फ फिज़िकल एक्ट नहीं था, वो रूहों के अंदर दाखिल हुआ है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।